नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। इसके तहत हमारा पहला प्रश्न था कि नवे सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इसको लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार को इसमें तीसरा पुरस्कार मिला है, और आपको हमने जानकारी दिया था कि ग्रीन रेडियो सबौर बिहार को यह पुरस्कार मिला है और कार्यक्रम का नाम था पोषण श्रृंखला। हालांकि पहला व दूसरा पुरस्कार किसे मिला ये सारी भी जानकारी हमने आपको दिया था, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा बिहार में कहां 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया। इसका जो आंसर था ये था प्रेमचंद रंगशाला पटना में। यहीं पर अभी हाल ही में किन्नर महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हाल ही में युद्धपोत आईएनएस कृपान सौंपा है उपहार स्वरूप। तो राइट आंसर होगा वियतनाम। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। आप बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ये वीडियो श्रृंखला आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है और समग्र रूप में यहाँ पर हम चीजें आपके समक्ष रखते हैं। आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले पिछले प्रश्न पे ले जाना चाहेंगे। पिछला वीडियो में जो प्रश्न संख्या 5 था वहां पर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। दरअसल इस वाले पॉइंट में यहाँ पर हमने आपको 2024 बतला दिया था, एक्चुअली में ये होगा 2022। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें, 2024 हमने बतला दिया था लेकिन जो होगा वास्तव में ये होगा 2022। और यहाँ पर जो हमने कांग्रेस और भाजपा की स्थापना को लेकर चर्चा किया था, दरअसल यहाँ पर मेरे मुंह से निकल गया था दशक। एक्चुअली में ये दशक नहीं बल्कि सेंचुरी अर्थात शताब्दी होगा। लगभग 1 शताब्दी का अंतर दोनों की स्थापना के बीच है, यानी कि तुलना करें तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। थोड़ी सी गलती हुई थी पिछले वीडियो में। अच्छा, आप लोगों को कमेंट में जाके गलत लिखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें होती है, हम भी इंसान ही है, कभी कभार गलती हो जाती है कुछ चीजों को लेकर, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि माफ करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे चलते हैं आज के इस सेशन के पहले प्रश्न पे। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने इसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अश्वमेघ देवी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ, दरअसल बिहार सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग के गठन की घोषणा करते हुए पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी, जो कि समस्तीपुर की रहने वाली है, तो इन्हें अभी हाल ही में राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, राज्य महिला आयोग अर्थात बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए भी अश्वमेघ देवी। हालांकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस आयोग की बात करें तो ये 11 सदस्यीय आयोग है और अभी हाल ही में 7 सदस्य इसमें मनोनीत किए गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ चीजें और भी है, वो भी आप ध्यान रखेंगे कि राजद नेता राजेंद्र कुमार को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि वहीं पर बात करें शंभू कुमार सुमन, जो कि कटिहार के रहने वाले हैं, इन्हें बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त एक और है कि पूर्व परिवहन मंत्री व जदयू नेता संतोष निराला, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं, इन्हें राज्य सरकार ने महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इतनी सारी नियुक्तियों से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ से ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द या फिर एक जिला का नाम आया है बक्सर। बक्सर को लेकर हालांकि हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। बिहार वाले मैप पर जब बक्सर की स्थिति को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको ये बक्सर दिखेगा। बक्सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दरअसल यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। बक्सर में एक स्थान है चौसा, और यही चौसा स्थान से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। ये ध्यान रखना आपको, गंगा नदी बिहार के क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है तो बक्सर से, और गंगा नदी बिहार के क्षेत्र को या फिर बिहार की सीमा को कहां पर छोड़ती है तो कटिहार में। ये सारी बातें ध्यान रखिए। और मैप को लेकर या फिर मैप से संबंधित एक प्रश्न पटना से संबंधित बना था आपके एग्जाम में, शायद 65वीं बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया था कि पटना जिले की सीमा जो है वो अन्य कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर बिहार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है। जैसे कि बात करें बिहार की स्थापना की, तो बिहार की स्थापना हुई थी 1912 को, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल से अलग होकर बिहार जो है ये भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और आपसे जानते हैं कि बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना है, और पटना नगर को बसाने का श्रेय जाता है उदयन को। हालांकि पटना के बारे में एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि पटना में गंगा नदी के किनारे सैनिक छावनी का निर्माण किनके द्वारा किया गया था तो अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए। तो ये सारी बातें पटना से संबंधित फिलहाल कुछ पॉइंट है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर
राज्यपाल की, तो वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, 41वें राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखेंगे। और उन्होंने फागू चौहान का स्थान लिया है। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बात करें तो वे गोवा के रहने वाले हैं, तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, ये बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं। और गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री झंडा फहराने का जो सर्वाधिक बार का रिकॉर्ड है, ये नीतीश कुमार के ही नाम है। हालांकि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम था। अगला पॉइंट है, राज्य का पक्षी है गौरैया। और अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। और 20 मार्च 2023 को जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? ये थीम था आई लव स्पैरो। तो राज्य के पशु की बात करें तो बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। राज्य के फूल को लेकर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं। मैरीगोल्ड ही वर्तमान समय में अर्थात गेंदा ही मौजूदा समय में बिहार का राज्य के फूल है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपको ध्यान रखना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और जिस समय बिहार का अंतिम बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था, संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और बिहार के क्षेत्र में जो भूमि रही थी वो थी 54%। तो वर्तमान जो स्थिति है या फिर वर्तमान में जो क्षेत्रफल है बिहार का, ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा बिहार की हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। और एक है कि बिहार का राजकीय खेल क्या है, तो बिहार का राजकीय खेल है कबड्डी। और यहाँ पर जो दो स्वास्तिक के बीच में आप बोधि वृक्ष देख रहे हैं, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो हो सकता है यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने। और एक जरूरी बात यहाँ पर यह भी है कि बिहार की चौहद्दी क्या है, तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया। दरअसल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि दरभंगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें जानकारी पर्पज से भी आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के दरभंगा जिले में 27 जुलाई की शाम 4 बजे से लेकर 30 जुलाई की शाम 4 बजे तक 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। आपको ध्यान रखना है, दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दरभंगा में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अभी हाल ही में यह फैसला किया है कि इस अवधि के दौरान दरभंगा में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद रहेंगे। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इंटरनेट को ही प्रभावित कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ये वजह है जिसके कारण अभी हाल ही में यहाँ पर कर सकते हैं बैन लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दरभंगा को लेकर कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था, जैसे कि दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित हमने आपको जानकारी दिया। 8 नवंबर 2020 को यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। और साथ साथ दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर एक जानकारी हमने ये दिया था कि मैथिली में उद्घोषणा करने वाला अर्थात मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला पहला एयरपोर्ट जो बना था, ये दरभंगा एयरपोर्ट बना था। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी दरभंगा को लेकर कि राजधानी पटना के बाद बिहार का जो दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है वो है दरभंगा। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी जानकारी है, आपको याद होगा, जो समय समय पर हमने आपके साथ साझा किया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि भारत में कहाँ हाल ही में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया खजुराहो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक स्थान है खजुराहो, यहीं पर अभी हाल ही में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अब ये इसका कौन सा संस्करण है, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त कई सारे फैक्ट और भी हैं, वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में 25 जुलाई 2023 को हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इसका जो आयोजन अभी हुआ है, ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में हुआ है। और यहाँ पे इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उन्होंने RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया है। और साथ साथ यह हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण था। तो इसका संस्करण कितना है ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ऐप लॉन्च हुआ या फिर जो इसका उद्घाटन हुआ, इससे संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका थीम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका निर्धारित थीम है अंतिम मील तक पहुंचना तथा हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अर्थात रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। ये इसका 2023 का 5वें संस्करण का निर्धारित थीम है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई थी और कई स्रोतों में ये आपको 1912 भी लिखा मिलेगा। तो दोनों स्थिति में आप विकल्प के आधार पर आंसर करेंगे। हालांकि 1911 में ही भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों का विषय है। और इस प्रश्न के हम राइट आंसर की बात करें तो ये खोला गया है कारगिल में। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल कारगिल विजय दिवस को लेकर हमने पिछले वीडियो में भी जानकारी दिया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि वर्ष 1999 में पाकिस्तान पर भारत को मिली जीत को चिन्हित करने के लिए हाल ही में 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष 26 जुलाई 2023 को जो कारगिल दिवस मनाया गया है, ये इसकी 24वीं वर्षगांठ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस अवसर पर लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है, जिस वजह से अभी ये हाल ही में खबरों में आया। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र का ये पहला महिला पुलिस स्टेशन है। अब यहाँ पर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में इसकी स्थापना की गई। हालांकि भारत की बात करें तो ऐसे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि भारत व एशिया का पहला महिला पुलिस थाना कोझिकोड केरल में स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 27 अक्टूबर 1973 को किया था। ये आप ध्यान रखेंगे, पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का जो पहला महिला पुलिस थाना था वो कोझिकोड केरल में ही स्थापित किया गया था। और उस समय की जब 27 अक्टूबर 1973 को इसका उद्घाटन हुआ था, तो इसका उद्घाटन किया गया था किनके द्वारा? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कोझिकोड तट पर ही 27 मई 1498 को वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी और वे पुर्तगाल के रहने वाले थे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 1973, ये वो वही ईस्वी है जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। हालांकि अभी हाल ही में 17 सितंबर, आपको ध्यान होगा 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई है, या फिर इसकी शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर। ये सारी बातें आपको ध्यान होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जबकि प्रोजेक्ट चीता 2022। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूरे भारत से कुल कितने मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द किया है? दरअसल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 5 करोड़ मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यह रद्द क्यों किया गया है, और भी कई चीजें हैं जो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। दरअसल पहला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 5 करोड़ से अधिक मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड को रद्द कर दिया गया है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके तहत सबसे अधिक कार्ड जो रद्द हुआ वो पश्चिम बंगाल, उसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना का, जो कि सबसे अधिक जॉब कार्ड को यही 3 राज्यों से रद्द किया गया है। अब इसके पीछे सरकार का जो कह सकते हैं कारण निकलकर सामने आया, जो कारण दिया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना ऐसा करने का विभिन्न कारण है, जैसे कि फर्जी जॉब कार्ड या डुप्लीकेट जॉब कार्ड, या मजदूर अब काम करने को तैयार नहीं है, या फिर मजदूर की मौत हो गई अर्थात मृत श्रमिक। तो यही वो कारण है जिसके बाद यहाँ पर इसमें संशोधन करते हुए लगभग 5 करोड़ मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड को निरस्त किया गया है या फिर रद्द किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मनरेगा की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी आपको ध्यान होगा, मार्च 2023 में हमने आपको दिया था कि मार्च 2023 में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 210 रुपये से बढ़ाकर 228 रुपये कर दिया गया। हालांकि इस रिपोर्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। आप देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड ने पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की बढ़ोतरी की है, ये यहाँ पर या फिर बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों तुलना पिछले वर्ष से करें तो पिछले साल दोनों राज्य में किसी मनरेगा मजदूर के लिए जो दैनिक मजदूरी निर्धारित थी वो थी 210 रुपये, लेकिन अभी हाल ही में इसे संशोधित करते हुए इसे किया गया 228 रुपये। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक दैनिक मजदूरी मनरेगा मजदूर की किस राज्य में है, तो हरियाणा में है, जहाँ पर जो अधिकतम मजदूरी है ये सबसे अधिक 357 रुपये प्रतिदिन है किसी मनरेगा मजदूर की। वहीं पर सबसे कम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, महज 221 रुपये प्रतिदिन। हालांकि एक रिपोर्ट और भी आई थी, और इस रिपोर्ट की बात करें तो मई 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार के सभी 38 जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग में
86.17 अंक के साथ जमुई शीर्ष स्थान पर आता है। यानी कि जो वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं और सभी जिलों में मनरेगा के तहत जो मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जाता है, उसमें से शीर्ष स्थान पर जमुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जमुई के बाद दूसरे स्थान पर मुंगेर, तीसरे स्थान पर गया, 31वें स्थान पर पटना और सबसे अंतिम स्थान पर खगड़िया। यानी कि राजधानी पटना की बात करें तो पटना 31वें स्थान पर रहा। पहले, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जमुई, मुंगेर और गया रहा और सबसे अंतिम स्थान पर रहा खगड़िया। हालांकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में भी यहाँ पर चीजों को लिखा गया है कि ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उस समय इसका नाम था नरेगा अर्थात राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। और इसका शुभारंभ मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा योजना में महात्मा गांधी शब्द जोड़कर इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या फिर अधिनियम कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन आपको ये जानकारी दे दूं खास करके वैसे छात्रों को जो 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जो एग्जाम आपका प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। अब आपके पास समय नहीं है, जल्दी से आप लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, जहां से भी आप करना चाहें वहां से कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप पर भी आपको इस कोर्स में टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया गया है। इस कोर्स में आपको ये तमाम चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है, संपूर्ण बिहार जीके सिलेबस आधारित नोट्स, इसी में आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि 40 से फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन मोड में। इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसमें एक ऑफर है, ऑफर का लाभ लेने के लिए PM100 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, जिसके बाद इस कोर्स में लगभग आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी का आप घर बैठे सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। और साथ ही जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपको मिल रहा है, आप समय रहते हुए इसकी तैयारी करते हुए बेहतर तरीके से अपना रिजल्ट को कंफर्म कर सकते हैं। तो सभी लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। ऑलरेडी हजारों छात्र से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण किसने जीता है? टूर डी फ्रांस जो प्रतियोगिता है, इसका 110वां संस्करण अभी हाल ही में किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा जोनास विंगार्ड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में डेनमार्क के जोनास विंगार्ड ने 2023 टूर डी फ्रांस जो कि साइकिलिंग रेसिंग प्रतियोगिता है, इसका खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, यह इस प्रतियोगिता का 110वां संस्करण था। हालांकि इसके पिछले संस्करण की बात करें, 109वें संस्करण की बात करें, तो इसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दिया था पिछले वर्ष, आपको याद होगा। तो पिछले साल का 109वां संस्करण भी इन्होंने ही अपने नाम किया था या फिर जीता था, और वे तब इस खिताब को जीतने वाले पहले डेनिश राइडर बने थे। ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया था। अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे हम बात करें टूर डी फ्रांस की, तो यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक साइकिल रेस प्रतियोगिता है, जो कि आपको ध्यान रखना कि मूल रूप से ये फ्रांस में ही आयोजित किया जाता है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 6.1% रहने का आकलन अभी हाल में किया गया है। अब यहाँ पर चीजों को आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का विकास दर 6.1% रहने का आकलन किया है। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग के बारे में कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था, आई थिंक एक सप्ताह पहले। तो इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP की जो वृद्धि दर का आकलन किया गया था, ये 6% से बढ़ाकर 6.3% किया गया था। तो इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें डेटा लगभग कुछ समय पश्चात 3 महीने 4 महीने पर अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पर आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो आंसर होगा एग्जाम में वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है? दरअसल इस अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, हालांकि इसकी शुरुआत होनी है, अभी शुरू नहीं हुई है। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आप लोग सुधार करेंगे कि 9 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। दरअसल केंद्र सरकार 9 अगस्त 2023 से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। और आपको ध्यान रखना कि यह अभियान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में
देश भर में गांव से लेकर शहरों तक मतलब इसके तहत कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये मूल रूप से शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। और कुछ चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखने की, इसके तहत लाखों गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और नायकों के नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि उनके गांव की मिट्टी को एकत्रित करते हुए एक विशिष्ट उद्यान अमृत वाटिका बनाई जाएगी और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। और इसी अमृत वाटिका में उनके नाम की पट्टिका लगाकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत के गुमनाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो मतलब भारत की रक्षा में अपने प्राण को गवा दिए हैं, और वैसे स्वतंत्रता सेनानी, शहीद और नायकों के नाम की पट्टिकाएं यहाँ पर लगाई जाएगी। और इस कार्यक्रम के दौरान उनके गांव से एक कलश में, मटके में मिट्टी मंगाई जाएगी और अमृत वाटिका में ये मिट्टी को रखा जाएगा और यहीं पर उनके नाम की भी पट्टिकाएं लगाई जाएगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट यह है कि यह कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक संचालित होगा, यानी कि 30 अगस्त 2023 तक ये संचालित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव अभियान का भी समापन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भारत अपनी आजादी की 75 वर्ष को पूरा कर चुका है और ऐसे में भारत सरकार इस 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इसे सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन अभी हाल ही में जो मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू हुआ है, इसके समापन के साथ ही ये अमृत महोत्सव भी समाप्त हो जाएगा। आजादी का जो अमृत महोत्सव संचालित है, इसका समापन होगा। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि फांगनोन कोन्याक। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, फांगनोन कोन्याक, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि फांगनोन कोन्याक राज्यसभा सदस्य के रूप में अप्रैल 2022 में निर्वाचित होने वाली नागालैंड की पहली महिला बनी थी और वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। और हाल ही में उन्होंने नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य के रूप में सदन की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त किया, जिस वजह से अभी हाल ही में ये खबरों का विषय है और हो सकता है यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अगला पॉइंट बिहार के संदर्भ में, यहाँ पर हमने बिहार विधानसभा के संदर्भ में लिखा है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष है, ये है अवध बिहारी चौधरी, जो कि राजद से है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है राज्यसभा। तो राज्यसभा जो होता है ये संसद का अस्थायी सदन है, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि वहीं पर दूसरी ओर हम बात करें लोकसभा की, तो ये संसद का निचला सदन होता है। ये भी आपको हमने बताया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर चलते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 27 जुलाई 2013 को, 2013 नहीं बल्कि यहाँ पर 2023 होगा, आप लोग सुधार कर लेंगे, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को और इसका मुख्यालय दिल्ली में। ये सारी बातें इसकी स्थापना से संबंधित है, इसके मुख्यालय से संबंधित है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि इस वर्ष 2023 में 27 जुलाई को इसका 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसके महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आनंद प्रकाश माहेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि इसी दिन यानी कि 27 जुलाई 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हुआ था 27 जुलाई 2015 को। ये चीजें भी नोट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 24 से 25 जुलाई 2023 को 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो राइट आंसर होगा, इसका आयोजन अभी हाल में कैनबरा में किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहीं पर इसका आयोजन किया गया। इसको यहाँ पर लिखा गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 24 से 25 जुलाई 2023 को 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई। ये इसका 8वां संस्करण था, जो कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित हुआ। अब यहाँ पर इस वार्ता की बात करें तो यह रक्षा नीति वार्ता रक्षा मंत्रालय के विशेष सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग में कार्यवाहक उप सचिव स्टीवन मूर की अध्यक्षता में हुई है। तो ये दोनों की अध्यक्षता में भी हाल ही में ये 8वीं बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। दरअसल आपको ध्यान होगा, हमने जानकारी दिया था कि हाल ही में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023, जो कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का 8वां संस्करण था, इस खिताब को दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने इस 8 संस्करण में से 6 बार इस खिताब को अपने नाम किया है।
आईसीसी महिला T20 विश्व कप का अब तक का 8 संस्करण आयोजित हुआ है और इन 8 संस्करण में से 6 बार इस खिताब को ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने ही अपने नाम किया है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इस 8वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन है ये दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था, अर्थात तो मेजबान दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार इस खिताब को अपने नाम किया। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है भाईखला रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही में भाईखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना कि भाईखला रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में अवस्थित है और ऐतिहासिक इमारतें व डिजाइन जो है ये करीब 169 साल पुरानी, या फिर कह सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन तकरीबन 169 या फिर 170 साल पुरानी है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए, ये भी बहुत ज्यादा खबरों का विषय है, तो हो सकता है यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने। तो दोस्तों आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं और जो जानकारी हमने टेस्ट सीरीज के बारे में दिया आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करते समय ये प्रोमो कोड आपको जरूर अप्लाई करना है, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पर अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो में भी प्रश्नों की संख्या 3 है। पहला प्रश्न है कि बिहार की किस महिला को एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? दूसरा प्रश्न है कि जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किया है? ऑलरेडी हमने सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया है, कमेंट बॉक्स में जाइए और उसे अवश्य लिखिए। और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगता है, इससे अगर आपकी हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।